आज हम स्टडी करेंगे मोलरता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोलरिटी। तो मोलरता देखिए, यह सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रक है। इसे कैपिटल एम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर कैपिटल एम लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो मोलरता है। इसे कैपिटल एम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल उपस्थित हैं, उसी को मोलरता कहते हैं, मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। आर का मतलब लीटर, आर का मतलब लीटर। अब मोलरता एम इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन ये देखिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। विलेय यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या अपान विलयन यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। ये होना चाहिए था, गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज गलत लिखी हुई है, यहाँ पर विलेय होना चाहिए। विलेय होना चाहिए। तो मोलरता एम इक्वल टू विलेय यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या अपान विलयन यानी सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। अब मान लीजिए कि हमारे पास किसी पदार्थ जैसे NaOH का 1 m विलयन है और हम उससे 0.2 m वाला विलयन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 m NaOH का अर्थ है कि विलयन यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1 मोल NaOH उपस्थित है। 1 m का मतलब ये है। 1 m का अर्थ क्या होगा, 1 m का अर्थ होगा कि कोई सॉल्यूशन है, उसका 1 लीटर है, उसमें 1 मोल NaOH उपस्थित है। अब अगर हम 0.2 की बात करें तो 0.2 m विलयन के लिए हमें 1 लीटर विलयन में 0.2 मोल NaOH की आवश्यकता होगी। तो अगर हमें 0.2 m सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल NaOH डालना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो 0.2 मोल NaOH का होगा। अतः NaOH के 1 m विलयन से NaOH का 0.2 m विलयन बनाने के लिए हमें 1 m NaOH विलयन का वो आयतन लेना होगा जिसमें 0.2 m NaOH उपस्थित हो। तो 1 m NaOH है तो इसका उतना पार्ट अलग कर देंगे जिसमें 0.2 मोल NaOH उपस्थित होगा, तो वो 0.2 m सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसे जल द्वारा तन करके 1 लीटर विलयन बनाना होगा। तो जो 1 m सॉल्यूशन है NaOH का, तो उसको जो है हम उसका 0.2 पार्ट ले लेंगे और उसमें 1 लीटर पानी मिला करके उसको डाइल्यूट कर लेंगे। तनुकरण मतलब गाढ़ा जो है उसको ढीला कर लेंगे, तो ये डाइल्यूट करके 1 लीटर कर लेंगे।
अब सांद्र 1 mNaOH का कितना आयतन लिया जाए। सांद्र मतलब कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट 1 mNaOH का कितना आयतन लिया जाए जिसमें 0.2 मोल NaOH उपस्थित हो। इसका परिकलन अग्रलिखित रूप में किया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि अब सांद्र 1 mNaOH यानी कंसंट्रेट 1 mNaOH का कितना आयतन लिया जाए जिसमें 0.2 मोल NaOH उपस्थित हो। इसका परिकलन अग्रलिखित रूप में किया जा सकता है। तो आगे जो लिखा गया उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। यदि 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर कहें या 1000 ml बात एक ही है, आयतन में 1 मोल उपस्थित है, तब 0.2 मोल कितने में उपस्थित होगा। तो 1 लीटर में 1 मोल है तो 0.2 में 0.2 का गुणा कर देंगे। तो 1000 ml अपान 1 मोल, ये 1 के लिए और 0.2 के लिए तो 0.2 का गुणा कर दिएगा, तो 200 ml आयतन में आ जाएगा। तो 1 लीटर 1000 में तो 0.2 मोल हमारा 200 ml आयतन में आ जाएगा। अतः 1 mNaOH के 200 ml लेकर उसमें उतना जल मिलाया जाता है ताकि आयतन 1 लीटर के बराबर हो जाए। तो 1 mNaOH है कि 200 ml हम लोग ले लेंगे, 200 ml ले लेंगे 1 mNaOH के, और उसमें इतना पानी मिला दिया जाएगा कि ये पूरा जो है 200 ml 1 लीटर बन जाए। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ऐसी गणनाओं में सामान्यतः सूत्र m1 × v1 = m2 × v2 का उपयोग किया जाता है। तो ये फार्मूला आप लोग सिंपल याद कर लीजिए, तो ये जो है हमेशा काम आएगा। m1 v1 = m2 v2, यह मोलरिटी है, यह वॉल्यूम है। यहाँ m तथा v क्रमशः मोलरता एवं आयतन है। अब यहाँ m1 = 0.2 है, v1 = 1000 ml है, और m2 हमको कितना करना है 1 मोलर बनाना है, तो m2 को 1 ले लेंगे, तो जो आयतन v2 बचा वो निकल आएगा। तो इन सभी मानों को सूत्र में रखकर v2 को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो 0.2 हमारा मोलर है और ml 1000 है और 1 मोलर बनाना है, तो आयतन कितना होगा, तो v2 = आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 200 ml। ध्यान दीजिए कि 200 ml में घुले NaOH के मोलों की संख्या 0.2 थी और यह तनु करने पर यानी 1000 ml में भी उतनी ही अर्थात 0.2 रही है, क्योंकि हमने केवल विलायक यानी जल की मात्रा परिवर्तित की है, ना कि NaOH की, लेकिन विलयन की सांद्रता कम हो गई है। तो इसको ध्यान देना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 0.2 m ही है, क्योंकि NaOH हमने नहीं बढ़ाया, पानी बढ़ाया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा, लेकिन उसकी मोलरता 0.2 ही रहेगी। आइए अब आगे देखते हैं मोलैलिटी। अभी हमने मोलरता पढ़ा, अब मोलैलिटी। अब इसको देखो, मोलरता है तो इसको याद करने का तरीका क्या है, आर आ रहा है, मोलरता या मोलरिटी, तो आर आ रहा है, तो आर मोलरिटी में आ रहा है, लीटर में भी लास्ट में आर आ रहा है, लीटर रा, तो आर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम मोलरता की बात करेंगे या मोलरिटी की बात करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर होगा, 1 लीटर होगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट हैं, यह किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है।
ठीक, अब आ जाते हैं मोलैलिटी में। तो देखिए मोलैलिटी की परिभाषा क्या है। इसे 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, विलायक यानी सॉल्वेंट को 1 किलोग्राम लिया जाएगा, उसमें कितने सॉल्यूट यानी विलेय के मोल हैं, उसको हम मोलैलिटी बोलेंगे, मोलैलिटी। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, मोलैरिटी जिसमें R आता है उसको कैपिटल द्वारा, और मोलैलिटी जिसमें L आता है इसको जो है हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। और देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जैसे उसमें मोलरता, लीटर, रा दोनों में आ रहा है, इसमें मोललता, किलो, किलो में यल आ रहा है, लास्ट में ला आ रहा है, और मोललता में भी 2 बार ला है, तो इसमें किलोग्राम लिया जाएगा। तो देखिए केजी में है। तो सॉल्यूशन इसमें क्या था हमारा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट हैं, और इसमें क्या होगा कि 1 kg सॉल्वेंट यानी विलायक में कितने सॉल्यूट हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ताकि विलयन यानी सॉल्यूशन के 250 ml प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए हम पीछे पढ़े थे मोलरता का फार्मूला, तो मोलरिटी M = विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता की बात हो रही है, R देखिए आ रहा है, तो कैपिटल M है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम लीटर में, किसका, सॉल्यूशन का, विलयन का। तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखें जो नंबर ऑफ मोल होता है वो मास अपान मोलर मास हमने बताया था, यानी द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, इस तरह कह सकते हैं, या मोलर द्रव्यमान। तो वही कर दिया, NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का मोलर द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो लीटर में हमारा 250 ml है, इसको लीटर में बना लिया तो 0.250 लीटर आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 4 ग्राम अपान NaOH का मोलर मास जो है 40 ग्राम होता है, अपान 0.250 लीटर आ गया। तो ये इतना हो जाएगा 0.1 मोल, क्योंकि ये नीचे 0 है तो ऊपर ये दशमलव लगेगा जब 4 को काट देंगे। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। तो या इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर, या लीटर इनवर्स = 0.4 कैपिटल M। हमने बताया मोलरिटी को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। यह ध्यान रखें कि किसी विलयन की यानी सॉल्यूशन की मोलरता यानी मोलरिटी ताप या टेम्परेचर पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, इसलिए वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर, किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठंडा करेंगे तो घटेगा। कुछ चीज़ों में उल्टा भी होता है। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो है हमारा टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता है, इसलिए मोलरिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री कैपिटल M यानी 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन यानी विलयन का घनत्व यानी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोलरता यानी मोलरिटी का परिकलन कीजिए। तो देखिए मोलरिटी दे दिया है और हमको डेंसिटी दे दिया है और हमको मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी में अब देखिए डेंसिटी क्यों दिया है, डेंसिटी = होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक ना, मास अपान वॉल्यूम। तो M हमारा स्मॉल m ये गलत लिखा है, कैपिटल M होना चाहिए। कैपिटल M हमारा ये है
3 मोलर या 3 मोल पर लीटर। ये मोलरिटी दी गई है, ना कि मोललिटी। मोललिटी तो हमको निकालना है। तो 1 लीटर विलयन में NaCl का द्रव्यमान। अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी कितनी है, तो पहले हम इसको नीचे वाले को समझते हैं जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा। तो अब चूंकि 1 लीटर है, क्योंकि जो मोलरिटी होती है वो 1 लीटर विलयन यानी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट है, तो 1 लीटर ही हमारा वॉल्यूम है। तो ये 1000 कर दिया गया वॉल्यूम की जगह, और डेंसिटी हमको 1.25 ग्राम दी गई है, उसको रख दिए तो आ गए 1250 ग्राम। तो जो सॉल्यूशन है उसका मास अगर हम देखें तो ये 1250 ग्राम आ गया। और 1 लीटर विलयन में NaCl का द्रव्यमान, 1 लीटर विलयन में NaCl का कितना द्रव्यमान होगा, अब इसको समझिए। तो अब इस हमको अगर ये पता है मोलरिटी क्या है तो हम निकाल लेंगे। तो 3 मोलर कह रहा है। अब मोलरिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl के कितने मोल हैं, तो 3m में। तो इसका मतलब है कि 3m सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि 1 लीटर विलयन में NaCl के 3 मोल हैं, 3 मोल। अब पीछे हमने पढ़ा था कि जो मोल है वही मोलर मास के बराबर होता है। 1 मोल मोलर मास के बराबर होता है। जैसे हम कह दें 1 मोल NaCl कहें, या Na का 23 होता है, 23 और Cl का 35.5। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो Na का 23 और Cl का 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5। तो 58.5 ग्राम NaCl 1 मोल के बराबर होगा। तो अब 3 मोल का कितना द्रव्यमान होगा, 1 मोल का द्रव्यमान आ गया 58.5 ग्राम। हमने बताया कि जो मोल है वही मोलर मास है, 1 मोल के लिए बराबर होगा। तो 3 है, 3m सॉल्यूशन है, इसका मतलब 3 मोल होंगे NaCl के 1 लीटर में, इसलिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 3 का गुणा कर दिया तो आ गया 175.5 ग्राम। इतना 1 लीटर में NaCl उपस्थित होगा। क्लियर। तो ये 1 लीटर विलयन में NaCl का द्रव्यमान आ गया और 1 लीटर विलयन का पूरे का द्रव्यमान आ गया। अब देखिए ये सब निकाल क्यों रहा है, इसके लिए भी हमें दिमाग लगाना है। तो निकाल इसलिए रहा है क्योंकि मोलैलिटी में जो किलोग्राम में लिया जाता है वो है विलायक यानी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट निकालने के लिए अगर हम सॉल्यूशन यानी विलयन में विलेय सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम को ग्राम में पूरा चेंज करके घटा दें तो हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट का यानी विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी में हमें विलायक का द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये सब निकाला गया। तो अब क्योंकि घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। अब विलयन में जल का द्रव्यमान, अब ये जल है तो जल ही तो हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट है। तो देखिए विलयन में जल का द्रव्यमान, तो हमारा विलयन का द्रव्यमान आ गया और ये विलेय है हमारा सॉल्यूट है NaCl, उसका द्रव्यमान आ गया। तो इसमें इसको घटा दें तो विलायक यानी सॉल्वेंट का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये आ गया 10.74.5 ग्राम। ये हमारा विलयन में जल का द्रव्यमान, और यही हमारा जल जो है ये जल ही
विलायक यानी सॉल्वेंट है, यही हमारा सॉल्वेंट है। तो अब मोलरता, अब फिर फार्मूले पे आ जाएंगे। मोलरता स्मॉल m इक्वल टू विलेय यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या अपान किलोग्राम में विलायक यानी सॉल्वेंट का द्रव्यमान यानी मास। अब देखिए किलो में है इसीलिए इसने यहाँ पे ग्राम में निकाला है चेंज करके। अब किलो में निकालना है तो इसी में 1000 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1.0745। और ये मोलर 3 मोलर विलेय है तो मोल कितने हैं 3 मोल, तो ये आ गया 2.79 स्मॉल m यानी मोलैलिटी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक प्रयोगशाला में वांछित सांद्रता का विलयन सामान्यतः अधिक सांद्र विलयन के तनुकरण से बनाया जाता है। वांछित का मतलब जो हमें प्राप्त नहीं है, जिसको प्राप्त करना। अधिक सांद्रता वाले विलयन यानी मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन को स्टॉक विलयन या स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि अधिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन को स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान रहे कि विलयन की मोललता, मोलैलिटी है, देखिए मोललता तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान जो मास है किलोग्राम में लिए हैं सॉल्वेंट को, तापमान से अप्रभावित रहता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए कि जो मोलैलिटी है उसको टेम्परेचर प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि किलोग्राम में हमने सॉल्वेंट का वेट लिया है और वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। जबकि मोलैरिटी में जो सॉल्यूशन था यानी विलयन था वो लीटर में लिया गया था, और लीटर का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर चेंज हो जाता है। इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे निर्भर करेगी, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर से अप्रभावित रहेगी। अब देखिए सारांश आ गया। सारांश का मतलब समरी, इसको देख लेते हैं। सारा जो चैप्टर पढ़ा गया है उसी का अब यहाँ पर निचोड़ बताया जाएगा। रसायन विज्ञान का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। रसायनज्ञ पदार्थों की संरचना, गुणधर्मों और परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी पदार्थ द्रव्य द्वारा बने होते हैं। द्रव्य मीन्स मैटर, जितने भी पदार्थ हैं वो द्रव्य यानी मैटर द्वारा बने होते हैं। वे 3 भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस यानी 3 फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में पाए जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में घटक कणों यानी कंपोनेंट पार्टिकल की व्यवस्था भिन्न होती है। इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। द्रव्य यानी मैटर को तत्वों यानी एलिमेंट, यौगिकों यानी कंपाउंड और मिश्रणों यानी मिक्सचर के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, तो जो एलिमेंट है हमारा उसमें एक ही टाइप के कण होते हैं जो परमाणु या अणु हो सकते हैं। तो जो एलिमेंट है हमारा उसमें पार्टिकल एक ही तरीके के होंगे, चाहे वो एटम हो, परमाणु या अणु यानी मॉलिक्यूल हो। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक प्राप्त होते हैं। तो कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है कि 2 या मोर देन 2 एलिमेंट आपस में मिले। मिश्रण यानी मिक्सचर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और हमारे आसपास उपस्थित अनेक पदार्थ मिश्रण हैं। जब किसी पदार्थ के गुणधर्मों यानी उसके कैरेक्टर का अध्ययन किया जाता है तब मापन आवश्यक हो जाता है। गुणधर्मों को मात्रात्मक यानी तौलने के आधार पर व्यक्त करने के लिए मात्रा कितनी है के लिए मापन की पद्धति और मात्रकों की आवश्यकता होती है। मात्रक मीन्स यूनिट, जिनमें राशियों को व्यक्त किया जा सके।
मापन की कई पद्धतियां हैं जिनमें अंग्रेजी पद्धति और मीटरी पद्धति का उपयोग विस्तार से किया जाता है, परंतु वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में एक जैसी पद्धति जिसे एसआई सिस्टम यानी पद्धति कहते हैं का सर्वमान्य प्रयोग करने की सहमत बनाई। चूंकि मापनों में आंकड़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है और इसमें सदैव कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए आंकड़ों का प्रयोग ठीक से करना बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में राशियों के मापन में 10⁻³ से 10⁻23 जैसी संख्याएं आती हैं, इसलिए इन्हें व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक संकेतन मतलब साइंटिफिक नोटेशन। प्रेक्षणों में सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या को बताकर अनिश्चितता का ध्यान रखा जा सकता है। विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस से का मापी गई राशियों को मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः परिणामों को एक पद्धति के मात्रकों से दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित किया जा सकता है। पद्धति का मतलब जैसे मीटर में है तो उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो वही कह रहा है कि अतः मात्रकों को एक पद्धति के मात्रकों से दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित किया जा सकता है। विभिन्न परमाणुओं का संयोजन यानी डिफरेंट टाइप के एटम्स का कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोजन के नियमों के अनुसार होता है। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गुणित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गैल-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम और एवोगैड्रो का नियम। इन सभी नियमों के परिणाम स्वरूप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत हुआ, जिसके अनुसार परमाणु द्रव्य के रचनात्मक खंड होते हैं, यानी जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है। किसी तत्व यानी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास कार्बन के C12 समस्थानिक यानी C12 के आइसोटोप जिसे ठीक 12 यूनिट मान लिया जाता है, U जो है इसी को AMU कहते हैं, शॉर्ट में U लिखा जाता है, के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। आमतौर पर किसी तत्व के लिए प्रयोग किया जाने वाला परमाणु द्रव्यमान यानी मोलर एटॉमिक मास वो परमाणु द्रव्यमान होता है जिसे सभी समस्थानिकों यानी आइसोटोप का प्राकृतिक बाहुल्यताओं को ध्यान में रखकर प्राप्त किया जा सकता है। किसी अणु में उपस्थित यानी अणु मीन्स मॉलिक्यूल में उपस्थित विभिन्न परमाणु यानी एटम्स के परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के योग द्वारा आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी बात है कि एटम का मास निकाल लें तो वही एटम मिलके मॉलिक्यूल बने हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास भी ज्ञात किया जा सकता है। किसी यौगिक यानी कंपाउंड का अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों यानी एलिमेंट के द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज को और आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास को निर्धारित करके परिकलित यानी कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी निकाय यानी सिस्टम में उपस्थित परमाणुओं यानी एटम्स, अणुओं यानी मॉलिक्यूल या अन्य कणों की संख्या को एवोगैड्रो कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस संख्या को इन कणों का 1 मोल कहा जाता है। किस विभिन्न तत्वों और यौगिकों के रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक संतुलित समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन समीकरण से काफी जानकारी प्राप्त होती है। किसी विशेष अभिक्रिया में भाग ले रहे मोलों के अनुपात यानी रेशियो और कणों की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल अभिक्रिया के समीकरण के गुणकों से प्राप्त की जा सकती है, मतलब कितने का गुणा किया जा रहा है।
उसको बैलेंस करने के लिए। आवश्यक अभिक्रियाओं और बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। स्टोइकियोमेट्रिक परिकलनों यानी कैलकुलेशन से किसी उत्पाद की विशिष्ट मात्रा यानी स्पेशल मात्रा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्रा या इसके विपरीत निर्धारित किया जा सकता है। दिए गए विलयन के आयतन में उपस्थित पदार्थ को की मात्रा को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोलरता, मोलरिटी और मोलरता या मोललिटी। तो अब सारा चैप्टर खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।